हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीए प्रथम सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हम लोगों का जो चैप्टर है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत पार्ट 1 का अध्ययन हम लोग करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में मौलिक अधिकार का संपूर्ण अध्ययन करना एक लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए मैं इसको 2 भागों में विभाजित किया हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज के इस क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार वास्तव में क्या होता है। व्यक्ति के जीवन की एक सर्वोपरि अभिलाषा होती है कि उसका जो जीवन हो श्रेष्ठ हो, आदर्शपूर्ण हो, और इसी के तहत इसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए समाज से स्वतंत्रता और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की प्राप्ति की अपेक्षा मानव के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इसके अभाव में मानव की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो क्षेत्र हैं वह हमेशा जो है कि विकसित नहीं हो पाते हैं। इस कारण से आधारभूत स्वतंत्रताओं और सुविधाओं को जो किसी भी देश के द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, इसे ही मुख्य रूप से मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। मौलिक अधिकार को देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संविधान में संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने अधिकार शब्द को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इसमें एक शब्द लगा हुआ है मौलिक अधिकार। तो अधिकार तथा मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। जैसे मौलिक अधिकार के अलावा भी हमें कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत। जैसे सूचना का जो अधिकार है, यह भी एक प्रकार का अधिकार है, लेकिन इसे हम मौलिक अधिकार नहीं कह सकते। मौलिक अधिकार का तात्पर्य यह है कि अगर इस मौलिक अधिकार का हनन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीधे हम अपील कर सकते हैं। लेकिन अन्य प्रकार के जो अधिकार हम लोगों को प्रदान किया गया है, उन अधिकारों के विरुद्ध सीधे हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार के संबंध में हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार वास्तव में क्या होता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला जो अधिकार है वह समानता का अधिकार है। इसके साथ ही साथ मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत लिया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों को जो मौलिक अधिकार है, अर्थात प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था उस दौरान 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे।
परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 में एक जो संपत्ति का अधिकार हम लोगों को प्रदान किया गया था, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और सिर्फ वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए, जिसमें से सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। और मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है तथा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही साथ जो पहला मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार, और यह समानता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। समानता के अधिकार में मुख्यतः 4 प्रकार के 5 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य यह है, ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के अनुसार समान होगा, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई धनवान है, न कोई निर्धन है। अर्थात कानून के क्षेत्र में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो अधिकार है वह है सामाजिक समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वंश के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी भी व्यक्तियों को समान रूप से महत्व प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा जो अधिकार है समानता का अधिकार वह है सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों के लिए समानता का अवसर प्रदान करना। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को अगर कोई भी सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है तो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, सामाजिक रूप से सभी समान हैं। तो सरकारी नौकरियों में भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह व्यक्ति उस सरकारी नौकरी के लिए योग्यता को रखता हो। इसके साथ ही साथ अगला जो मौलिक अधिकार है समानता के अंतर्गत वह है अस्पृश्यता का अंत, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता का
अंत अनुच्छेद नंबर 17 में, अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं किया जाएगा। और यह अनुच्छेद नंबर जो 17 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। वह है अनुच्छेद नंबर 17। अर्थात छुआछूत मानना कानूनन अपराध होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ हम इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ समानता के अधिकार में जो 5वां अधिकार है वह है उपाधियों का अंत, और इसका जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 में किया गया है। सेना अथवा शिक्षा संबंधी किसी उपाधि के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई भी उपाधि नहीं प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही भारतवर्ष का अगर कोई नागरिक भी है, बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेश में भी उपहार अथवा किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उपाधियों का अंत हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में किया गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला उल्लेख है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके साथ साथ दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह है निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ देश के किसी भी भाग में भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता। भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता। अभी इसमें कुछ और भी स्वतंत्रता है अनुच्छेद नंबर 19 में ही। ये पूरा का पूरा उल्लेख जो है कि अनुच्छेद नंबर 19 के ही अंतर्गत किया गया है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, उसको भी नोट कर देते हैं। पांचवा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये पूरा का पूरा हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख रखने के लिए स्वतंत्र है। इसको रोका नहीं जा सकता है।
इसके साथ साथ निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की भी भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरा जो स्वतंत्रता का यह अधिकार है वह है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक समुदाय या संघ बना सकता है, बशर्ते वह समुदाय या संघ देश हित के लिए हो। इसके साथ साथ देश के किसी भी भाग में भ्रमण व निवास की जो स्वतंत्रता है भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है और भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी भाग में भ्रमण कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है कि हम यहीं पर अपना जीवन यापन करें, वहीं पर अपना जो है कि घर बनाएं, तो वह बना सकता है, रह सकता है। जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, लेकिन वह भी अब समाप्त हो चुका है। भारत का प्रत्येक नागरिक वहां भी भूभाग खरीद सकता है, रह सकता है। तो इस तरह से देश के किसी भी भाग में भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ साथ व्यक्ति के अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेष व्यवसाय नहीं होगा। अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय भारत के अंदर करना चाह रहा है, लेकिन व्यवसाय भी कानूनन रूप से सही होना चाहिए, विधि के अनुसार होना चाहिए, अवैध कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए, वह व्यवसाय कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपने देखा कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, इसके साथ साथ व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 19 में। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 20, 21 और 22 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर जो 21 है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह भी विशेष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है इसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 20 को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर जो 20 है वह है अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। विषय में सुरक्षा, और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 20 में किया गया है। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर जो 21 है वह है जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद नंबर 22 है गिरफ्तारी व बंदीकरण के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपने देखा कि 5 प्रकार के स्वतंत्रता को प्रदान किया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 20 में अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा को प्रदान किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो और न ही उसे किसी एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड दिया जा सकता है, और न ही किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और यह उल्लेख हमारे किस अनुच्छेद में? 20 में किया गया है। अर्थात अपराध के संबंध में, यानी कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि उसने अपराध किया है, तब तक उसको किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं हो सकती।
इसके साथ साथ जीवन रक्षण के संबंध में जो स्वतंत्रता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि यह भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता क्यों किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो वह अनुच्छेद नंबर 21 है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर जब आपातकाल की स्थिति होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का आपातकाल हो, तो इस आपातकाल में हम लोगों को जितना भी मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, सभी के सभी मौलिक अधिकार क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। लेकिन यह अनुच्छेद नंबर 21 जो है, जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता, इसे आपातकाल के दौरान भी वापस नहीं लिया जाता है। इसलिए यह अधिकार महत्वपूर्ण है और इसे जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा शारीरिक रूप से स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर के अन्य किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यह था आपका 7वां स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। इसके बाद से आता है गिरफ्तारी व बंदी करण के विरुद्ध सुरक्षा। गिरफ्तारी और बंदी करण के विरुद्ध सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पश्चात यह आवश्यक होगा कि उसे बंदी बनाए जाने के कारणों का पता होना चाहिए और इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी निकटतम न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया जाता है और यह जाना जा सके कि वास्तव में उस व्यक्ति को किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है। तो यह हम लोगों का जो दूसरा अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो तीसरा हम लोगों का मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का तात्पर्य यह है कि भारत के किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 23 और 24 में किया गया है, जिसमें से सबसे पहला इसमें प्राविधान किया गया है कि मनुष्यों का जो क्रय और विक्रय है इस पर निषेध किया गया है। मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह कानूनन अपराध होगा। इसके साथ ही साथ दूसरा जो अधिकार है वह है बाल श्रम का निषेध और बेगार का निषेध। बेगार का निषेध और तीसरा है बाल श्रम का निषेध। बेगार का निषेध का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी व्यक्ति से यदि मजदूरी कराते हैं तो उसको उसकी मजदूरी के बदले में उसका जो उचित पारिश्रमिक है, मजदूरी है, उसको देना ही देना होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम बधुआ मजदूर बना करके बेगारी नहीं करा सकते हैं, बिना पैसा दिए काम नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वह कानूनन क्या होगा, अपराध हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध का तात्पर्य यह है कि अभी आपको मैंने बताया है कि स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वही अनुच्छेद नंबर 21 के ए में उल्लेख किया गया है कि 14 साल के बच्चों तक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहां बाल श्रम के अंतर्गत भी यही कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो भी बालक होंगे, अगर उन बालकों से किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी जोखिमपूर्ण कार्य को कराया जा रहा है, किसी कारखाने में काम कराया जा रहा है, तो यह कानूनन अपराध होगा, क्योंकि उसको सरकार जो है कि 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की हुई है। इस वजह से यह कानूनन अपराध हो जाता है। तो इस तरह से बाल श्रम का निषेध किया गया है। और आज के इस क्लास में हम लोग
भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए 3 मौलिक अधिकारों का अध्ययन किए। फिर से अगले क्लास में हम लोग मौलिक अधिकारों के जो 3 और अधिकार बचे हुए हैं इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।